प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 17 नवंबर को रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के दौरान एक लेक्चर दिया, यानी कि पब्लिक को एड्रेस किया। उनका 1 घंटे का लेक्चर है। अच्छा है, आप सुन सकते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर के खुद का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे भी मिल जाएगा, बीजेपी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। लेकिन उस लेक्चर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि उनके ऊपर आई हैव ऑलवेज सेड दिस इन माय क्लास। मैंने हमेशा वीडियोज़ में बोला है कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेज़िडेंट हैं, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी होती हैं, जब वो अगर पब्लिक में आके कुछ बोल रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए। आप एग्री करें, डिसएग्री करें, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब वो कुछ बोलते हैं, तो उनके शब्दों से आपको आइडिया लिख जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की किस टाइप की मेंटालिटी है, गवर्नमेंट किस टाइप के आइडियाज़ लाना चाहती है, पब्लिक को किस चीज़ के लिए रेडी रहना है, राइट? एक आइडिया लग जाता है। तो इनकी स्पीच से, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में 6th लेक्चर था उनका रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के दौरान। अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे, गोयनका जी कौन थे, क्यों ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्या इनका हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस है, और स्पीच का मेन पार्ट। बहुत सारी स्पीच में ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत पॉलिटिकल टोन की हैं, उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे। वो आपके एग्जाम के लिए या फिर अदरवाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है दो चीजें जो प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन करी हैं। पहली है गीता के, भगवत गीता के अंदर से उन्होंने एक श्लोक उठाया है, आई थिंक चैप्टर 2 वर्स 48 में से है। वो श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मैकॉले ने इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को कैसे हर्ट किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट दिया है, आने वाले 10 साल में हमें इस मेंटालिटी से फ्री हो जाना है। वो कौन सी मेंटालिटी है, क्या है, अपन सब कुछ बात करते हैं। बट फर्स्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, आरएस ओनली पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्री ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो डू कंसिडर रजिस्टरिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का पूरा एक तरह से समरी की तरह इसको देख सकते हैं। यही है जो क्रक्स है, यही है जो रामनाथ गोयनका के लाइफ जर्नी को भी अच्छे से डिफाइन करता है। इम्पेशंस। ये इम्पेशंस अगर आप पॉजिटिव रूट के लिए यूज करें, पॉजिटिव काम के लिए यूज करें, तो काफी बेनिफिशियल भी हो सकता है। मतलब उत्सुकता होना, राइट? कि मैं इम्पेशेंट हूं ये काम करने के लिए, क्योंकि इस काम को अगर मैं पूरा करता हूं या करती हूं तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल टुडे आर लेजी, पीपल टुडे आर फाइंडिंग आउट शॉर्टकट्स कि मुझे ये मिल जाए, मैं इतना सा कर लूं, मेरा बस यहाँ सेट हो जाए, मेरा बस इतना फायदा बहुत है मेरे लिए। ये जो एक सेटल कर देने वाला जो बिहेवियर है, ये इनफ नहीं है। इंडिया को इससे कोई विकसित भारत नहीं बना सकते अपन 2047 तक। विकसित भारत के लिए आपको इंपेशेंस दिखाना पड़ेगा, सोशल चेंज के लिए भी दिखाना पड़ेगा, इकोनॉमिक चेंजेस के लिए भी दिखाना पड़ेगा, आपको अपने खुद की पर्सनल ग्रोथ में भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं, कल से जिम ज्वाइन कर लेंगे या मंडे से करेंगे, 1 दिसंबर पक्का। दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। यू नीड टू बी इम्पेशेंट एंड यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है? तो जो 1 घंटे का जो पूरा वो लेक्चर है, उसका एक्चुअली सार इतना ही है कि पब्लिक को कुछ खुद की तरफ से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं रामनाथ गोयनका जी एक्चुअली हैं कौन। ये नाम आपने बहुत सुना है, और आपने नहीं सुना है तो ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही फेलियर है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो ओपेड का जो पेज आता है, सेक्शन आता है, उसमें लेफ्ट साइड में रामनाथ गोयनका का ही एक सेक्शन आता है। वो अब जीवित नहीं है, लेकिन उन्हीं का एक ही डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, राइट? वहां से भी अगर आप इंडियन एक्सप्रेस भी समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको इनके बारे में पता है। रामनाथ गोयनका एक फ्रीडम फाइटर थे, और 3 अप्रैल 1904 में इनका जन्म हुआ था। ये एक बिहार में जन्मे थे, एक मारवाड़ी फैमिली में जन्मे थे, जो कि बिहार से पलायन कर गई थी, मूव आउट कर गई थी मद्रास। उस टाइम मद्रास था, अब चेन्नई है, राइट? राइट, उस टाइम वैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 1904 की बात कर रहे हैं अपन। और ये बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीम स्टॉन्च सपोर्टर थे गांधी जी के। ही वाज अ स्टॉन्च गांधीयन। अगर गांधीयन हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये नॉन वायलेंस में भी बिलीव करते होंगे, राइट? तो वहां से भी ये पॉइंट मिल जाएगा। इन्होंने 1936 में इंडियन एक्सप्रेस, जो उस वक्त न्यूज़पेपर चलता था, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया। और तब से इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी जर्नलिस्टिक पॉलिसीज हैं, उसको शेप करने में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, रिसर्च जर्नलिज्म में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ ऐसा भी मानते हैं लोग कि अगर रामनाथ गोयनका नहीं होते, तो इंडियन एक्सप्रेस आज उस शेप में या उस पॉपुलैरिटी के लेवल पे या फिर उस एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं होता जैसा है, राइट? तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी। एचआरए, एचएसआरए बहुत सारी थी, गदर पार्टी वगैरह सब कुछ ही थे। बट फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला टर्म थी उस टाइम, राइट?
तो ही वाज अ स्टॉन्च गांधीयन, ही वाज अ स्टॉन्च कांग्रेस सपोर्टर और फिर बाद में जनता पार्टी के सपोर्ट में आ गए। मैम ये कैसे हो गया अचानक से? ये हो गया 1974 में। 1974 में बिहार में जेपी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि स्टूडेंट्स मूवमेंट एक्चुअली तो करप्शन और जॉबलेसनेस के खिलाफ था, क्योंकि बिहार से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप साउथ की तरफ ले गए थे, आपको बैलेंस करना था कंट्री को, राइट? तो आप साउथ की तरफ ले गए, वहां पर काफी पोर्ट्स वगैरह थे, आपको लॉजिस्टिक्स वगैरह में काफी कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो आपने इंडस्ट्रीज पूरी साउथ में शिफ्ट कर दी। तो बिहार में से बहुत सारे जब इंडस्ट्रीज निकले तो एक्सट्रीम लेवल पे जॉबलेसनेस फेस करनी पड़ी। तब वहां पर बिहार में बहुत ज्यादा स्टूडेंट मूवमेंट और इस तरह से जॉबलेसनेस के कारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि वैसे जेपी मूवमेंट का ही एक तरह से प्रीक्वली था। ओके, तो जयप्रकाश नारायण को रामनाथ गोयनका जी ने सपोर्ट किया था और बिहार मूवमेंट में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। फाइनेंशियल भूमिका, इन्होंने बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प करी हुई है अलग अलग पोजिशन पे कंट्री की, मैं बताती हूँ आगे। और जनसंघ जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का ही मोरलेस रूप रहा हुआ है, प्रीक्वल है, उसका भी प्रीक्वल है, उसकी तरफ से ये इलेक्शंस वगैरह भी लड़े हुए हैं। इन्होंने आइडियोलॉजी को हमेशा सेकेंडरी रखा है, इन्होंने कल्चर और कंट्री को नंबर वन पे रखा है ऑलवेज। आप अगर रामनाथ गोयनका जी के बारे में अदरवाइज भी स्टडी करते हैं, कुछ छोटा मोटा भी गूगल करते हैं कि भाई इनके माइंड में नेशनलिज्म को लेके क्या माइंडसेट था इनका, कैसी इनकी सोच थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जितने हाइपर नेशनलिस्ट फिर कोई नहीं है। ही यूज्ड टू बिलीव इन वन इंडिया, ही यूज्ड टू बिलीव इन एन यूनिफाइड इंडिया। ये सेम थॉट आपको सरदार पटेल से भी मिलेगा और इसीलिए ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह भी हुआ करते थे। जब 1948 में हैदराबाद को इंडिया में मिलाने का स्टेप लिया जा रहा था, द देन होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी जब हैदराबाद के ऊपर मूव करने वाले थे कि भाई इसको इंडिया का पार्ट होना है, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर कश्मीर। ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर कश्मीर, ये रामनाथ गोयनका जी ने ही बोला था सरदार पटेल को। इन्होंने क्योंकि ट्रूप्स का एक लिमिटेड लेवल पर ही मूवमेंट हो सकता था, रजाकार्स ने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करी हुई थी, हैदराबाद को बहुत परेशान कर रखा था, स्पेशली वहां पर जो माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन थी उसके ऊपर काफी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वगैरह हो रहे थे। तो ट्रूप्स एक लेवल तक ही जा सकते थे, हैदराबाद वो लॉक्ड, वहां के जो निजाम थे उन्होंने हैदराबाद को पूरा लॉक कर दिया। रामनाथ गोयनका ने वहां की हिंदू पॉपुलेशन, स्पेशली जो हिंदू महासभा वगैरह हो गए और जनसंघ वगैरह वाले जो हो गए, जो उस टाइम वैसे टेक्निकली जनसंघ एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन यस हिंदू पॉपुलेशन का सपोर्ट करने के लिए जो लोकल लीडर्स थे और हिंदू महासभा जो थी, आर्य समाज जो थे, इनको फाइनेंशियल हेल्प दी, उस टाइम लाखों रुपए की हेल्प दी, ताकि वो हथियार वगैरह खरीद सकें और रजाकार का एक तरह से फेस ऑफ कर सकें, उनके खिलाफ खड़े हो सकें, अपनी जान बचा सकें। और ये इनका कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में अच्छे से नोटेड भी है। ये सेम इन्होंने हेल्प इंडियन एक्सप्रेस को यूज करके भी की थी। ऑल इंडिया लेवल पे जब इंडियन एक्सप्रेस आपका बिक रहा है तो काफी आपको प्रोपेगेंडा की जरूरत है, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ काफी कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है कि वो गलत कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट अगर हैदराबाद को मिलाना चाहती है तो वहां की माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन को बचाने के लिए मिलाना चाहती है, तो इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक को साथ देना चाहिए। और ये जो माइंडसेट आया है प्रोपेगेंडा वाला गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए, इसका एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है रामनाथ गोयनका जी का ये वाला एपिसोड। इसके बाद में आपको इमरजेंसी के टाइम भी इनके काफी एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी। 1975 में इमरजेंसी लग जाती है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं। कारण क्या था, क्या हुआ था, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी के अगले दिन, जिस दिन इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, उसके एग्जैक्टली अगले दिन नेक्स्ट डे इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज कॉलम था वो पूरा का पूरा ब्लैंक था। और ये बहुत बड़ा मैसेज था गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए भी कि आप हमें छापने से तो रोक सकते हो, लेकिन आप हमारा माइंडसेट लोगों तक पहुंच जाए, हमारी क्या थॉट्स हैं लोगों तक पहुंच जाए, उसमें आप कोई भी एक तरह से दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अपना आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, सॉरी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही है। स्पीच आपने रोक दी, आप शब्द छाप नहीं सकते, बट आपने एक्सप्रेशन रोकने की जो कोशिश की उसमें आप विफल हो गए, आप एक्सप्रेशन नहीं रोक सकते। इनका ये एग्जाम्पल ये भी बहुत फेमस है। तो रामनाथ गोयनका ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स व्हेन इट कम्स टू प्रेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल भी, ठीक है। मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज थोड़ी सी मेरी डीप लगे, बट आई होप यू बेयर विद मी। इमरजेंसी हीरो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने इनको थ्रेटन भी किया था कि मैं तुम्हें ना जेल में डाल दूंगी। ये जेल में गए भी थे, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला भी गया था और इनको हार्ट अटैक भी सफर करना पड़ा था। ही जस्ट केम आउट और फिर उन्होंने वापस अपनी वाली हरकतें स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाली। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इमरजेंसी का जो स्टेप था इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी डेंजरस। और आज इतिहास में जब अपन पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो स्टेप जरूरी नहीं था। ओके, प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल रीजंस के कारण, पर्सनल रीजंस को सब एक तरह से सेटिस्फाई करने के लिए पूरे कंट्री को डेमोक्रेसी छीन ली, पूरे कंट्री से डेमोक्रेसी छीन ली।
तो ये चीज आज अपन को देखने को मिलती है। उस टाइम आप सोच के देखो, उस टाइम जब घर घर से डिसिडेंट्स को उठाया जा रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये शब्द बोलने की या लिखने की, या फिर गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इमरजेंसी में ना सपोर्ट करने की, उस टाइम इंडियन एक्सप्रेस का मेन लीड इस तरह का स्टेप ले रहा है। तो इसके लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करेज चाहिए, उस करेज को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने यही बोला था कि बस हाँ ठीक है, डाल दो मुझे जेल में, और अगर मुझे लटका भी दोगे, फांसी में भी लटका दोगे, तो मैं मर जाऊंगा और मेरी आत्मा आके तुम्हें परेशान करेगी। तो इसको वैसे अपन फनी वे में आज ले सकते हैं, बट यस, दीज काइंड्स ऑफ स्टेप्स दे नीड हेल लॉट ऑफ अ करेज। मैंने हमेशा बोला है, स्टेट हैज द मोनोपोली ऑन वायलेंस। अगर आप स्टेट के सामने वायलेंस के रूप में खड़े होंगे तो स्टेट आपको कुचल देगा। स्टेट की इच्छा होगी तो स्टेट आपको कुचल देगा। स्टेट की इच्छा ही नहीं है तो आप धरने पे बैठ सकते हैं, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, मीडिया आपको कवर कर लेगा। स्टेट अगर विल करता है, स्टेट की विल है, स्टेट चाहता है, थिंग्स कैन एंड, राइट। और ये इमरजेंसी में अपन को देखने को भी मिला था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने ये गीता का जो श्लोक है ये बोला था और एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये गीता का श्लोक बाय द वे आगे मैं बताऊंगी क्यों। इट्स नॉट श्लोका, हाँ इंग्लिश में अपन ऐसा लिखते हैं, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, बट आई वुड प्रेफर, और मैं खुद भी इसको अपनी हैबिट में चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, श्लोक बोलना चाहिए, योग बोलना चाहिए। इट्स नॉट योगा, इट्स नॉट श्लोका, बट ठीक है कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने ये श्लोक बोला, हाँ, और इसका मीनिंग क्या निकलता है। एक आपने सुना होगा यदा यदा धर्मस्य वाला, राइट, और आपने सुना होगा कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर। यस, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो टेक्निकली इस श्लोक का मीनिंग निकलता है, आप सिर्फ अपना कर्म करें, नॉट कर्मा। आप अपना कर्म करते जाएं, अपनी ड्यूटी निभाते जाएं। अगर आपको एट द एंड ऑफ दैट ड्यूटी फेलियर भी झेलना पड़ता है, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, आपको अपनी ड्यूटी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और ये जो स्टेड फास्ट नेचर है ये आपके लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, पर्सनल लेवल के लिए भी, सोशल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। और ये श्लोक जो है वो बहुत अच्छे से रामनाथ जी की लाइफ को और उनकी जो पूरी लाइफ की जर्नी हो, उनकी जो वर्क जर्नी है, बिजनेस जर्नी है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो जर्नी है, उसको बहुत अच्छे से समराइज करता है। ये श्लोक जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं वो रख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं जैसे मैं हूं, अब मेरे लिए रटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट यस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। दिस केम फ्रॉम चैप्टर 2 वर्स 48, राइट। बाय द वे गीता कब दी गई थी, गीता का उपदेश कब दिया गया था, जब अर्जुन सामने कुरुक्षेत्र में अपने परिवार को देखते हैं और हथियार रख देते हैं, गांडीव उठाने से मना कर देते हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, वो जो सामने खड़े हैं वो तुम्हारे परिवारजन नहीं है, वो तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, उन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया है। यहाँ धर्म और अधर्म रिलीजन नहीं है, यहाँ पर धर्म का मतलब है राइचियसनेस, द पाथ टू ट्रुथ। अगर आप सच्चाई के मार्ग से हट रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और जब ये बात समझाई जा रही थी तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप लिया और गीता के उपदेश देने शुरू कर दिए। तो गीता कहाँ से आई है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, राइट। आगे देखते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ने रामनाथ गोयनका जी की लाइफ से कुछ लेसन्स लेते हुए समराइज किया है कि इंडिया किस स्टैंड पे है आज। इंडिया का मूड ही इम्पेशंस है, अपन ने स्टार्ट में बात करी थी इम्पेशंस की, राइट, वही है। टुडेज इंडिया टू इज इम्पेशेंट, इम्पेशेंट टू बिकम डेवलप्ड, इम्पेशेंट टू बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। प्राइम मिनिस्टर का सपना है आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करना है तो सबसे ज्यादा डिफेंस की बात हो रही है, और टेक की बात हो रही है, और सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। हम इन तीन चीजों के अंदर सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। काफी कुछ हम फूड में, टेक्सटाइल्स में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन वी नीड दीज थ्री ऑल्सो। इन तीनों चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का खासा जोर है। तो इम्पेशेंट हैं हम आत्मनिर्भर होने के लिए। उसके अलावा उसके बाद में है डेवलप्ड। क्यों? बिकॉज इंडिया का विजन 2047 है। कौन सा है? विजन 2047, विकसित भारत होने का जो विजन हमारा 2047 का है, जो हमने टारगेट दे रखा है, उसके लिए भी हम इम्पेशेंट हैं। 2047 क्यों? ये साल इतना क्रिटिकली वो क्या इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 1947 में इंडिया फ्रीडम पाता है, इंडिपेंडेंस पाता है ब्रिटिश राज से, और हमें 100 ईयर्स हो जाएंगे 2047 तक पहुंचते पहुंचते। तो ये विजन 2047 जो है, इसके पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टिप्स पे आने चाहिए, और अदरवाइज भी पता ही होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट क्या सोच के कुछ स्टेप्स ले रही है, पता तो हो कि हमारा विजन क्या है। ओके। जो अब इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बोला था, मैं उस एग्जैक्टली वर्बैटिम तो नहीं कोट कर सकती, बट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। 21वीं सदी के 25 साल कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। एंड ही इज टेक्निकली ट्रू।
कैसे वो कैसे सही हैं? हमने बहुत सारे वॉर्स देख लिए, राइट? 21st सेंचुरी में एंटर करते टाइम अफगानिस्तान वाज बर्निंग, ठीक है? हमने 21st सेंचुरी में एंटर ही वॉर के साथ ही किया था। उसके बाद में इंडिया, कारगिल वॉर हुआ था। हम 21st सेंचुरी में जब एंटर हो रहे थे तो हम कारगिल का दर्द अभी अभी झेले थे। हम उसी से फ्रेश फील कर रहे थे कि भाई ठीक है, कुछ तो एंड आया। उसके बाद में बहुत ज्यादा आपके पास में वॉर्स और आपके पास में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल आपको झेलना पड़ा, कोविड देखना पड़ा, ये वॉर्स वगैरह मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, सप्लाई चेन क्राइसिस। इस कोविड के बाद में अपन अभी तक कंट्री झेल रहा है उस प्रॉब्लम को, ठीक है? हम अभी भी चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं बहुत सारी चीजों में। कल परसों ही मैंने जो मॉर्निंग सेशन में लेती हूँ लाइव, उसमें मैंने बताया भी था, इंडिया 7 रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना के ऊपर इंडिया 100% डिपेंडेंट है, उसके अगेंस्ट अपन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन कि जब आप किसी को मोनोपोलाइज कर देते हो तो उसका मन करेगा वो तब दरवाजे बंद कर देगा। तो हमारी इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली इकोनॉमी जो है, ऑटोमोबाइल इकोनॉमी जो है, पूरी इंडस्ट्री जो है, वो डिपेंड करने लग गई है चाइना के ऊपर, विच इज नॉट गुड। तो हमने सप्लाई चेन क्राइसिस भी देखा है, और फिर भी इन सब के दौरान इंडिया ऑलमोस्ट 7% के आसपास की ग्रोथ मेंटेन कर पा रहा है। आईएमएफ वगैरह का भी डेटा है कि हम 6.8 के आसपास इस साल ग्रो करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट 7.5 का डेटा दे रही है। जब डेटा फाइनल आएगा तो उसके बारे में अलग से अपन बात कर लेंगे। तो इंडिया ने एक शाइनिंग एग्जाम्पल सेट किया है कि आप कितना ही ज्यादा तकलीफ में क्यों ना हो, आप अपने फिर भी मैनेज कर सकते हो अपनी चीजों को, और अच्छे लेवल पे मैनेज कर सकते हो। लास्ट में लिखा हुआ है, एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल ऑफ डिसरप्शन। इस वक्त दुनिया में सूडान में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख लो, बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लो, इसके बाद में आप यूक्रेन का एग्जाम्पल देख सकते हो, रशिया हो गया, लैटिन अमेरिका के ऊपर अमेरिका की फौज जाके खड़ी हो चुकी है, ये सारे कंट्रीज। और अब हॉट है ताइवान। पिछले 2-3 दिनों से चाइना और जापान ताइवान को लेके बहुत ज्यादा झंझट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इन सब कंट्रीज में देयर इज नॉट अ सिंगल कॉन्टिनेंट जहां पर कुछ भी शांति देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें हमें बताता है कि दुनिया बहुत ज्यादा टर्मोइल से गुजर रही है और गुजरेगी। उस दौरान इंडिया कॉन्फिडेंटली अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है। हमारी जीडीपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो आप चाहे कितने ही ज्यादा खतरनाक दिन क्यों ना देख लें, आपको अपने कर्म को करे जाना है और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ अपन को आगे बढ़ते जाना है, राइट? वो श्लोक भी आपका ऐड हो गया यहाँ पे, और रामनाथ गोयनका की लाइफ की लेसन भी यहाँ ऐड हो गए। और ये स्टेटमेंट है, एक्चुअली 2 स्टेटमेंट्स हैं जो वायरल हो गए। पहला स्टेटमेंट यही है, दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। इंडिया इज नॉट जस्ट एन एमर्जिंग मार्केट, वी आर ऑल्सो एन एमर्जिंग मॉडल। हम सिखा सकते हैं दुनिया को कि आप कैसे क्राइसिस में, डाइवर्सिटी में, बहुत ज्यादा जब फॉल्ट लाइन्स होती हैं, डिविजन्स होते हैं, तो कैसे एक मॉडल ऑफ होप बन के आ सकते हो। कितना झेल लिया फिर भी इंडिया इंटैक्ट है, ये चीज अपने आप में एक लर्निंग मॉडल है, राइट? तो ये चीज अपन देख सकते हैं। ये है दूसरी चीज जो एक्चुअली जिसके ऊपर सब कुछ डिस्कशन हो रहा है, और आपको भी पता होना चाहिए बिकॉज आप एजुकेशन की दुनिया से जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको अदरवाइज भी पता होना चाहिए। जो वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ने लेक्चर में मैकॉले के लिए यूज करे हैं, वो सेम वर्ड्स आपको शशि थरूर ने यूज करे थे अभी कुछ साल पहले, जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपनी डिबेट दी थी, राइट? डिबेट का उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट्स के नाम से शशि थरूर का आपको मिल जाएगा, अराउंड 40-45 मिनट्स के आसपास का उनका। वैसे तो लेक्चर की तरह ही बोल रहे हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई खड़े होकर कुछ बोल ही नहीं सकता कि भाई आप गलत बता रहे हो। ही इज अ मैन अनटू हिमसेल्फ। शशि थरूर अगर आप गूगल करेंगे आपको उनका भी मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका एक तरह से जस्ट यहाँ पर यूज किया है 1835 में। सर मैकॉले, जिसको मैंने सर नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, इनको इंडिया बुलाती है ब्रिटिश सरकार और इनको बोलती है कि हमें इंडिया पे एक लंबे समय तक राज करना है। आपकी पॉपुलेशन कितनी है? करोड़ों में है, राइट? 2-4 करोड़ के आसपास उस टाइम हुआ करते होंगे, 10-15 होते होंगे। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अराउंड 30 समथिंग करोड़, राइट? तो आई थिंक उससे 100 साल पहले कितने होंगे अपन? 10-12 करोड़ के आसपास होंगे, द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बाय द वे, ओके? ठीक है। और ब्रिटिश कितने थे? कुछ हजार, मैक्सिमम 50-60 हजार के आसपास होंगे, इतने भी नहीं थे। अगर आप ऑफिसर्स को काउंट करोगे तो इतने भी नहीं थे, राइट? तो ये बोला था ब्रिटिश सरकार ने मैकॉले को जब इंडिया बुलाया कि हमें इस पॉपुलेशन के ऊपर भाई राज करना है। लेकिन ये सारे के सारे अपनी कल्चर पे, अपनी लैंग्वेजेस पे, अपनी हिस्ट्री पे, अपने रिलीजन पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। इनका इनका मन तोड़ना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है कि हम इनके ऊपर राज करेंगे। व्हाइट मैन्स बर्डन को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये चीज इन्होंने मैकॉले के सामने रखी। और मैकॉले ने सजेस्ट करी 3 चीजें। देयर वर 3 थिंग्स दैट ही सजेस्टेड द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड टू डू। इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी
जो इंडियन की तरह दिखते हों, राइट, और उनका ही खून हो, उनकी ही बर्थ हो, लेकिन हाँ देखो, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट हो, ओपिनियन, मोरल्स और इंटेलेक्ट उनका और ये सिर्फ खान पान के स्वाद की बात ही नहीं है, सोचने की क्षमता जो है वो अंग्रेज हो, राइट। आप जो अपने पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला भी था, आई एम अ हिंदू बाय बर्थ, बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, आई एम दिस ऑन दैट। ये सब जो वर्ड्स आए हैं, ये बहुत बड़ा एक हिंट है कि किस तरह से मैकॉले की माइंडसेट ने हमारे बड़े से बड़े लीडर्स के माइंड में पेनिट्रेट किया था, उनके हार्ट पे पेनिट्रेट किया था। यही पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर बार बार मेंशन करना चाहते हैं। मैकॉले ने ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करे थे, वी हैव टू क्रिएट एन अ क्लास which is Indian in blood and color, but English in taste, opinions यानी कि उनके सुझाव, morals और intellect, सोचने समझने में और बातों में और विचारों में अंग्रेज होने चाहिए, चाहे दिखने में इंडियंस हों। भूरे अंग्रेज बोलते हैं, लोग ट्रोल करते हैं एक दूसरे को, तो यही टर्म यूज करते हैं, वही चीज है। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया, ये तो उन्होंने कहा फर्स्ट काम इन्होंने यही किया कि हमें इस तरह का काम करना है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम जो गुरुकुल्स होते थे, संस्कृत स्कूल सिस्टम्स होते थे, पाठशालाज होती थी, उसको डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बोले ये सब एजुकेशन नहीं होती है, इंग्लिश स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो जो एजुकेशन गांव गांव में घर घर में पेनिट्रेट हुई भी थी, और यहाँ सिर्फ रिलीजन की बात नहीं पढ़ाई जाती थी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स सब कुछ पढ़ाया जाता था। इस सिस्टम को खत्म कर दिया। और स्कूल कहाँ थे, बहुत बड़े बड़े शहरों में एक दो स्कूल हुआ करते थे, तो जो उन स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, वो पाठशालाओं में पढ़ सकते थे, उनसे वो चीज छीन ली। यानी कि आपकी पूरी की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, आपका जो स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्री होता था, वो एवरीथिंग वेंट टू डाउन, वेंट टू ड्रेन, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट, अपने ही कल्चर के लिए उनको इंफीरियर फील कराया गया। इंडियंस वर मेड टू फील इंफीरियर अबाउट देयर ओन कल्चर, ये इनका थर्ड पॉइंट था। और ये हिट हुआ था बहुत फाइनल में जाके, जब आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। अब वो उनके लिए छोटी चीजें थी, वही अंग्रेज जो यूरोप में विच बर्निंग कर रहे हैं, विच हंटिंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पर कुछ केसेस जब सती के दिख गए, तो उसको वो मूवमेंट की तरह चला लेते हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग सती, सती गलत था, लेकिन जो काम घर पे हो रहा है वो हमारे अंदर ही क्यों आपको कमी नजर आ रही है। आपने पूरे के पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को चेंज करके रख दिया, आपने पूरे के पूरे सिस्टम्स को चेंज करके रख दिया, आपने टेम्पल्स बंद कर दिए, गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिए, पाठशाला बंद कर दी, लोगों का जो एक्सेस था, क्रेडिट का एक्सेस था, एजुकेशन का एक्सेस था, बिजनेस का एक्सेस था, वो सब आपने छीन लिया। और हमें बोल के गए थे कि हम डेवलप करके जा रहे हैं, हमने ट्रेन दी। चलो, हमने अपनी लैंग्वेज, अपनी हेरिटेज और स्वदेशी जो हमारा प्रोडक्ट था, या जो स्वदेशी हमारी सिस्टम थे, उसके प्रति हमने अपनी प्राइड ही खो दी। और ये बहुत बड़ा सक्सेस मिला था ब्रिटिश को, जब हमारे पास में फाइनली एक ऐसी क्लास खड़ी हो गई जो हमें ही नापसंद करती थी। ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगी, बाय द वे, ये सेम क्लास, अगर आप ट्विटर पे हैं या आप इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर हैं, तो ब्लाइंडली आपको कहीं पे भी अंग्रेज सपोर्ट मिल जाएगा और बोल देंगे कि इंडिया इज फुल ऑफ शिट। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जब आप इस तरह की बातें लिखते हैं, सोचते हैं, इनसे यही पता चलता है 125 साल पहले, सॉरी 250 साल पहले जो हुआ था, जो करने की कोशिश की गई थी, वो इतने सक्सेसफुल हैं आज भी, राइट। ओके, नेशनल कॉल टू एक्शन, ये प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सुझाव दिए हैं कि हमें 2035 में, यानी कि आने आज से 10 साल बाद में, हमें ये जो वेस्टर्न स्लेव मेंटालिटी है, इससे छुटकारा पाना है। हमें कंप्लीटली लिबरेट कर देना है भारत को इस स्लेव मेंटालिटी से। हमें पूरे के पूरे गुलाम मानसिकता वाले जो ट्रेसेस हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको रिमूव करना है। मुझे कमेंट से बताना एग्जांपल में कि कौन सा स्टेप लिया था प्राइम मिनिस्टर ने जिसके बारे में यही बोला गया था। दिल्ली में किसकी मूर्ति लगी हुई थी जनपथ के ऊपर, जिसको चेंज करके, जिसको हटा के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर ने लेक्चर दिया था, जो स्पीच दी थी, उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज उन्होंने मेंशन करी थी। आगे चलते हैं। वी मस्ट टेक प्राइड इन लैंग्वेजेस, हेरिटेज, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एंड इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ नॉलेज। चलते ही हम एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हम उसको सूडो साइंस बोलते हैं, आयुर्वेदा को, सॉरी आयुर्वेद को। आयुर्वेद को हम लोग सूडो साइंस बोलते हैं। ये साइंस नहीं है, बस दो चार हरे पत्ते मिलाए पिए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। जस्ट बिकॉज किसी एक फील्ड ऑफ मेडिसिन में रिसर्चेस उस स्केल पे नहीं हो रही हैं जिस स्केल पे वेस्टर्न मेडिसिन में हो रही हैं, डज नॉट मेक दिस सूडो साइंस। यही चीज आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में देखने को मिल जाएगी। मैं फिर से ऑनलाइन की बात तो करूंगी, आपको अपने घरों में मिल जाएगा। होम्योपैथी इट्स अ सूडो साइंस, यूनानी इट्स अ सूडो साइंस, योग इट्स अ सूडो साइंस। जी नहीं, इनके ऊपर रिसर्च की कमी है, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का इनके अंदर एक नॉलेज का भंडार है। इवॉल्व होके ये आज इस कंडीशन में है, कहीं ना कहीं तो फायदा है ही।
नेक्स्ट चीज, आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं जो लोग, उनके ऊपर भी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ने हिंट किया है। इसके अंदर मैं पॉइंट लाना चाहूंगी, एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, आई थिंक, या स्पीच सुनी थी मैंने, बाबा रामदेव की स्पीच है शायद, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, या उनका जो वो टूथपेस्ट आता है पतंजलि वाला, उसके ऊपर होगा। लोग पतंजलि को ऐसे डिस करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही बेच रहा है, वो फ्रॉड ही है। जी नहीं, सेम प्रोसेस जो कोलगेट, पेप्सोडेंट ये सब फॉलो कर रहे हैं, सेंसोडाइन फॉलो कर रहे हैं, वो सेम प्रोसेस ये भी फॉलो कर रहे हैं। और इनका पर्सपेक्टिव यही है कि सालों से इन लोगों ने, इन कंपनीज ने ये बोला कि आप जो नीम की दातुन कर रहे हैं, आप जो बबूल की दातुन कर रहे हैं, ये सब आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप ये लो मेरा टूथपेस्ट, केमिकल से भरा हुआ, फ्लोराइड से भरा हुआ, ये काम में लो, ये बेटर है। और अब वो लोग नीम एसेंस जुड़ा हुआ और कोल एसेंस जुड़ा हुआ ये सब ऐड करके आपको सेम चीज वापस बेचने लग गए हैं। उनको वापस घूम के आना पड़ा इस सिस्टम के ऊपर। तो हमें हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ भरोसा दिखाना चाहिए। हो सकता है क्वालिटी एट पार उतनी ना हो जितनी आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तभी इनोवेशन आएगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे। तो पब्लिक के लिए यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है। हमारी हेरिटेज और हमारी हिस्ट्री, सब कुछ व्हाट्सएप नॉलेज नहीं होती है। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हाइड हो जाती हैं, कर दी गई हैं, या फिर नंबर ही नहीं आया उनके बारे में बात करने का। रामनाथ गोयनका के बारे में आई एम श्योर कि जितने भी मुझे लोग इस वक्त सुन रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी पूरी स्टोरी इनके बारे में जानी होगी। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इतना नहीं पता है, राइट? हमें कुछ ही लोगों के बारे में पता है क्योंकि हाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने ज्यादा स्टेप्स लिए थे, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हमारी हमारी हमें हमारी हेरिटेज और हिस्ट्री के ऊपर भी प्राइड होना चाहिए। हेरिटेज, हमें हमारे टेम्पल हिस्ट्री के ऊपर पता होना चाहिए, हमारे हमारी कल्चरल हिस्ट्री जो है, ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो है, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए और प्राइड फील करनी चाहिए। कहीं कुछ गलत है, कुछ क्या कहते हैं, हर्टफुल हुआ है हिस्ट्री में, उसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। सब कुछ ऐसा नहीं है कि उस जमाने में ऐसा ही होता था, नहीं, अगर उस जमाने में भी ऐसा होता था तो गलत ही होता था, लेकिन कम से कम एक्नॉलेज तो करो। एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं लोग। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली है, लैंग्वेजेस के ऊपर हमने हमारी मातृभाषा छोड़ दी। हमने इंग्लिश को ही नहीं, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं, हमने इंग्लिश मेंटालिटी को भी इतना इंपॉर्टेंट मान लिया कि हमने हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मातृभाषाएं हैं हमारी, उनको पीछे छोड़ दिया। और ये सबसे बड़ा कल्प्रिट इस मामले में हिंदी ही है। हिंदी ने बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस को, जो फोक लैंग्वेजेस होती थी, उनको एक तरह से ओवरकम कर लिया और हिंदी मेन लैंग्वेज बन गई है। और हिंदी से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इस मामले में है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। अगर आप कल को कहीं जॉब करना चाहते हैं, इंग्लिश आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। आपको हिंदी आए, तेलुगु आए, आपको उड़िया आए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। उस चीज के ऊपर भी हिट किया हुआ है, राइट? लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने एनईपी की बात करी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023। इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, राइट? और साउथ के बहुत सारे स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि आप बैकडोर एंट्री लेकर आ रहे हैं लैंग्वेजेस में हिंदी की। एक तो आपने इंग्लिश बोल दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, एक तो इंग्लिश सीख लो, एक अपनी मदर टंग सीख लो, और तीसरी कोई भी इंडियन लैंग्वेज सीख लो जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी स्टूडेंट है वो इतना लॉजिक लगाएगा कि ठीक है, मेरे को तमिल आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, तो एक नेशनल एक्सेप्टेंस के लिए मैं हिंदी सीख लेता हूँ, तीसरी लैंग्वेज में हिंदी पिक कर लूंगा। तो साउथ की गवर्नमेंट्स ने इसको अच्छा नहीं माना कि बोले आप है ना लोगों को एक तरह से इनडायरेक्टली बैकडोर एंट्री दे रहे हो हिंदी चूज करने के लिए, तो ये रिजेक्ट हो गई थी। बट इसमें भी इनका यही पोर्शन था, इनका इंपॉर्टेंस यही चीज बताने की थी कि आप अपनी मदर टंग में कुछ भी सीख सकते हो। जैसे इन कंट्रीज ने अपनी मदर टंग को मेंटेन करके रखा। फिलीपींस भी इसमें जोड़ सकते हो आप, इंडोनेशिया वगैरह भी इसमें जोड़ सकते हो आप, साउथ अफ्रीका भी इसमें जोड़ सकते हो, इजिप्ट भी इसमें जोड़ सकते हो। ये कंट्रीज आज किसी भी अगर स्टेज पे हैं इंटरनेशनली, कुछ भी कोई अच्छा उनके अंदर हो रहा है, तो मदर टंग को सेक्रीफाइस करके नहीं हो रहा है कि इंग्लिश ही है जो भी है, सब कुछ बाकी सब कुछ बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन कंट्रीज ने अपनी मदर टंग को नहीं छोड़ा। उसी तरह से इंडिया को भी करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम सब में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपको अपनी मदर टंग को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एनईपी में भी 2020 और 2023 में भी यही एम्फेसिस था कि मदर टंग में एजुकेशन दी जाए। वी आर नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, ये प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स है, मैंने कोट करा है। वी आर नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, वी आर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और दूसरी चीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समरी के लिए याद रखना जरूरी है, आनी चाहिए। ओके, इंडिया को एमर्जिंग मार्केट से हमें एमर्जिंग मॉडल तक लेकर जाना है। और ये जो पॉलिटिक्स वाला पॉइंट है मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिहार पॉलिटिक्स के बारे में बात करी गई है। अभी भी बिहार इलेक्शंस ओवर हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा बीजेपी को प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश की है। बंगाल इलेक्शंस नेक्स्ट आने वाले हैं, उसके बाद में साउथ में इलेक्शंस हैं, इतने में 2029 आ जाएगा। तो इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
एब्सोल्युटली इरेलेवेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। और दूसरा, स्कीम्स की बात करी है, अब प्राइम मिनिस्टर ने जनधन योजना को भी मेंशन किया था यहाँ पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को भी मेंशन किया था यहाँ पे। इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने नहीं मेंशन किया है। और यहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, उसके ऊपर काफी तंज भी कसा था कि आप तो सेक्युलरिज्म को छोड़ चुके हो, आप इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी जो है उसी को सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे उससे उनका भला हो चाहे ना हो, उनका बुराई कर रहे हो आप, लेकिन उनको दिखा ऐसे रहे हो कि हम ही हैं जो भी तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। तो कांग्रेस के ऊपर काफी तंज कसे थे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर क्लास, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। हाँ, ये आपको पॉइंट जरूर देखना है, 2035 का हमारा टारगेट है डीकोलोनाइजेशन 2.0, ठीक है। डीकोलोनाइजेशन आपके लिए जरूरी है, 2035 का टारगेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ कोट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के ही यूज किए हुए कोट्स हैं, आप यूज करना चाहें तो, जैसे कभी आर्टिकल लिखना होता है, कभी कोई आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, ऐसे आ गया, आप अगर मेंशन करना चाहते हैं, याद आ जाता है, तो ये कर सकते हैं। इंडिया इज नॉट जस्ट एमर्जिंग मार्केट, वी आर ऑल्सो एन एमर्जिंग मॉडल। इमोशनल मोड 24/7 बोला गया था, कि उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं हमें कि आप तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो हम इलेक्शन मोड में नहीं रहते हैं, हम इमोशनल मोड में रहते हैं। इरेलेवेंट फॉर द एग्जाम, बट आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इनका यही मोटो है कि हम जो स्कीम लेकर आते हैं, हम वेलफेयर के लिए लाते हैं, जो भी स्कीम पॉलिसी आ रही है, हम चाहते हैं कि कोई भी बेनिफिशियरी खाली ना रह जाए, किसी भी कोई भी ऐसा बेनिफिशियरी ना हो जिसको वो बेनिफिट मिलना चाहिए था और ना मिले। हम इस माइंडसेट के साथ में काम करते हैं। आपको याद रखना है, आप याद रख सकते हैं, ये भी अच्छा एक स्टेटमेंट है एसेस वगैरह में, थीम एलैबोरेशन में यूज करने के लिए, रिपोर्ट राइटिंग में यूज करने के लिए। नेक्स्ट, लेट अस लिबरेट भारत फ्रॉम द स्लेव मेंटालिटी इन द नेक्स्ट 10 years, 2035 अगेन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डेमोक्रेसी डिलीवर्स, ये भी पॉलिटिकल पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ये पूरा लेक्चर मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को समराइज करता है। मैंने सिर्फ इसमें बिहार वाला पोर्शन है, जिसमें कांग्रेस के ऊपर भी काफी ज्यादा टॉन्ट वगैरह करी है प्राइम मिनिस्टर ने, उसको अवॉइड किया है, क्योंकि इलेक्शन सॉरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बट ये जितना भी लेक्चर था, आई होप इट वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। रामनाथ गोयनका कौन थे, क्या अवार्ड्स हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर ने बोला, जो भी बोला, क्या बोला, उसका क्या सार निकलता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। आप एक चीज श्योर हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, कई सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आएंगे, जो कि डीकोलोनाइजेशन 2.0 को सिग्निफाई करेंगे। तो आप करंट अफेयर्स में इसमें थोड़ा सा आंखें खुले रख सकते हैं अपनी। ओके, चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।